Good morning, good afternoon, and good evening to all of you. Welcome to the Chemopedia IITR. आज हम स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 के अंदर अगर हम बात करें तो हम डिटेलिंग करने वाले हैं नंबर ऑफ मोल्स की। किसकी डिटेलिंग करने वाले हैं बेटा? नंबर ऑफ मोल्स की। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स और उसको एकदम जीरो से लेकर हीरो तक लेकर जाएंगे। ठीक है, अब मैंने कहा सबसे पहले लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में बेटा क्या क्या डिस्कस किया था हमने डिस्कस किया था एटॉमिक वेट, हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर वेट, हमने डिस्कस किया था मोलर मास, हमने इन सबको ग्राम्स में भी कैलकुलेट किया था और इन्हीं सबको हमने किस में कैलकुलेट किया था बेटा? एएमयू या फिर यू के अंदर यूनिफाइड मास में भी हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, और लास्ट में हमने देखा था मोलर मास और उसी के बारे में मैंने आपको ये कहा था कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स या फिर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा? 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अगर मैंने आपको कहा कि एक मोल एप्पल है तो उसमें कितने एप्पल्स है बेटा? उसके अंदर 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एप्पल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो आज हम उसी को ही आगे लेकर चलेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि अगर मुझे पार्टिकल्स गिवन हो तो मैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगी, अगर मुझे किसी भी मॉलिक्यूल का वेट गिवन हो तो मैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगी, अगर मुझे किसी भी गैस का वॉल्यूम गिवन हो तो मैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगी। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि अगर आपको पता है 9th क्लास में जब आप थे उस टाइम पर आपको एक नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला एनसीईआरटी में गिवन था, वहां पर नंबर ऑफ मोल्स का बहुत थोड़ा सा जिक्र किया गया था। उस फॉर्मूले को उठाकर हम आज अलग अलग फॉर्मूले डेराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। और अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो सबसे पहले डिनोट किससे करेंगे बेटा? आप स्मॉल एन से। किससे डिनोट करेंगे बेटा? आप स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। तो अलग अलग डाटा हमें गिवन हो सकता है नंबर ऑफ मोल्स के लिए। लेट सपोज मुझे निकालना है नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम गिवन वेट। किससे निकाल सकते हैं बेटा? फ्रॉम गिवन वेट से हम निकाल सकते हैं। दूसरा हम किससे निकाल सकते हैं? अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हम उससे भी क्या निकाल सकते हैं बेटा? उससे भी हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन हो बेटा तो वॉल्यूम ऑफ गैस से भी हम क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इन तीनों फॉर्मूले की बात करें, जो गिवन वेट का फॉर्मूला है और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला आएगा, इसे आप हर एक चीज के लिए निकाल सकते हो। जैसे अगर सॉलिड गिवन हो तो भी ये फॉर्मूला वैलिड है, लिक्विड गिवन हो तो भी ये वाला फॉर्मूला क्या है? वैलिड है। गैस गिवन हो तो भी ये वाला फॉर्मूला क्या है बेटा? वैलिड है। बट लेकिन अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ गैस की तो ये वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है बेटा? ओनली फॉर गैस। किसके लिए वैलिड है? सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर गैस। ठीक है, तो आपको अगर कुछ भी गिवन हो और आपको अगर बोल दिया जाए कि आपके पास में गैस गिवन है तो ही आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, अदरवाइज आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। जस्ट 10 मिनट बाद में आप ये गलती करेंगे और मैं आपको वहां पर करेक्ट करूंगी। ठीक है, तो ध्यान से हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद ही उसे सॉल्व करना है। क्लियर है? आइए तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम गिवन वेट। किससे निकालेंगे बेटा? फ्रॉम गिवन वेट से हम निकालेंगे। क्लियर है इतनी सी बात? आइए, तो मैंने कहा लास्ट क्लास में जब हम मोलर मास पढ़ रहे थे तो उसे हम डिनोट कर रहे थे बेटा कैपिटल एम से। किससे डिनोट कर रहे थे? कैपिटल एम से। तो मैंने कहा मोलर मास को किससे डिनोट करोगे बेटा? आप कैपिटल एम से डिनोट करोगे। क्लियर है? मैंने कहा कि एक मोल में कितना मास होगा? मोलर मास। एक मोल पार्टिकल, एक मोल मॉलिक्यूल, एक मोल जो भी सब्सटेंस है उसका मास कितना होगा बेटा? उसके मोलर मास के जितना। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं एक मोल की तो एक मोल का वेट कितना है बेटा? उसके मोलर मास के जितना, मतलब m ग्राम्स उसका वेट है। कितना है बेटा? m ग्राम्स उसका वेट है। क्लियर है? मैंने कहा कि अगर एक मोल की बात करें उसका वेट है हमारे पास में m ग्राम्स, तो एक ग्राम में कितना मोल हो जाएगा बेटा? ये m को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब ये m क्या है? यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा? वो डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने कहा कितना आ गया बेटा? 1/m मोल आ गया। कितना आ गया बेटा?
1/m मोल आ गया 1 ग्राम के अंदर। अगर 1 ग्राम में 1/m मोल है तो 2 ग्राम में कितना हो जाएगा? तो मैंने कहा 2 ग्राम्स में कितना हो जाएगा बेटा? 2 ग्राम में हो जाएगा 2/m मोल। यस और नो? ऐसे ही मैंने कह दिया 10 ग्राम में कितना हो जाएगा? 10/m। 15 ग्राम में कितना हो जाएगा? 15/m। यस और नो? मैंने कहा W ग्राम में कितना हो जाएगा? तो कितना होगा बेटा W ग्राम में? तो मैंने कह दिया कि अगर 1 ग्राम में इतना है तो W ग्राम में कितना होगा बेटा? तो W ग्राम में हो जाएगा ये W/m मोल। यस और नो? आ गए आपके मोल्स। यहां से मैंने फॉर्मूला जनरेट कर लिया विच इज, क्या फॉर्मूला जनरेट कर लिया बेटा मैंने यहां से मैंने फॉर्मूला जनरेट कर लिया कि नंबर ऑफ मोल्स which is n is equal to given weight which is W divided by molar mass ठीक है, जिसे हम किससे लिखेंगे बेटा? कैपिटल M से लिखेंगे। किससे लिखेंगे बेटा? कैपिटल M से लिखेंगे। क्लियर है इतनी सी बात? अब मैंने कहा कि आपको W किस में गिवन होगा तो आपका क्या निकल कर आएगा, तो इस बात का भी खास ख्याल रखना है आपने। तो मैंने कहा सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैंने कह दिया आपके पास, अगर आपका गिवन वेट, क्या कहा मैंने बेटा? अगर आपका गिवन वेट ग्राम्स में हो, अगर आपका गिवन वेट लेट सपोज 20 ग्राम है और मोलर मास आपको गिवन है, मोलर मास आपको गिवन है, आपको पता है मोलर मास की यूनिट क्या होती है बेटा? ग्राम पर मोल होता है। तो मैंने कहा लेट सपोज ये गिवन है आपको 40 ग्राम पर मोल। आपने फॉर्मूले में रखा, मोल्स निकाले। मोल्स क्या होता है बेटा? W/m। W कितना हो गया आपके पास? 20 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 40 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, मैंने कहा ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये मोल पलट कर कहाँ चला जाएगा? ऊपर, क्योंकि ये कहाँ पर है? डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में। तो मैंने कहा ये पलट के कहाँ जाएगा बेटा? ऊपर चला जाएगा। तो कितना आ गया? 20/40 मोल। इसका मतलब कितना मोल? हाफ मोल। कितना मोल आ गया बेटा? हाफ मोल आ गया। क्लियर है इतनी सी बात? अब मैंने कहा कि अगर आपको वेट ग्राम्स में गिवन है तो आपको मोलर मास रखना है। मतलब यूनिट हमेशा क्या होनी चाहिए आपकी? सिमिलर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा अगर वेट ग्राम्स में है तो मोलर मास किस में रखोगे बेटा? ग्राम पर मोल में। क्लियर है? तो क्या निकल कर आएगा? मोल्स निकल कर आएंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं आपको कह दूं आपका जो गिवन वेट है, मैंने कहा इस बार आपको जो गिवन वेट दे रखा है वो गिवन वेट है बेटा 20 AMU। क्या है बेटा? 20 AMU। अगर ये 20 AMU है तो आपको क्या मोलर मास रख सकते हो? क्योंकि मोलर मास तो ग्राम पर मोल में होता है, ये AMU में है। तो क्या आप यहाँ पर मोलर मास रखोगे? आप इस बार मोलर मास नहीं रख सकते। तो आपने कहा उस टाइम पर आपको क्या करना है? आपको रखना है या तो एटॉमिक वेट या फिर आप क्या रखोगे बेटा? मॉलिक्यूलर वेट। तो मैंने कहा या तो आप रखोगे एटॉमिक वेट या फिर आप क्या रखोगे बेटा? मॉलिक्यूलर वेट। क्या रखोगे बेटा? मॉलिक्यूलर वेट। तो आपने कहा क्या हो जाएगा? 40 AMU लेट सपोज ये गिवन है आपको। ठीक है, तो आपने कहा फॉर्मूले में रखें। तो फॉर्मूले में रखोगे तो अगर ये भी AMU है, ये भी AMU है, तो क्या मोल बचा यहाँ पर? तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ना निकलने की बजाय आपको डायरेक्ट क्या मिलते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलते हैं। तो मैंने कहा, तो आपने एक और फॉर्मूला लिख लिया, number of particles is equals to given weight divided by molecular weight, या फिर आप क्या लिख सकते हो बेटा? एटॉमिक वेट। क्लियर है? तो क्या निकल कर आएंगे आपके? नंबर ऑफ पार्टिकल। जैसे गिवन वेट आपको कितना दे रखा है बेटा? 20 AMU। ये कितना है बेटा? 40 AMU। AMU से AMU कैंसिल, कितने पार्टिकल्स आ गए बेटा? 1/2 आ गया। कितना आ गया बेटा? 1/2। तो मैंने कहा आधा आ गया आपके पास में। लेकिन ये मोल नहीं है। क्या नहीं है बेटा? ये मोल्स नहीं है। क्लियर है इतनी सी बात? ये बात क्लियर है सबको? आइए, तो मैंने यहाँ से पहले वाले फॉर्मूले का कंक्लूजन क्या निकाला है? मैंने कंक्लूजन ये निकाला कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं नंबर ऑफ मोल्स की, तो नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करेंगे बेटा स्मॉल n से
और हम क्या बोलेंगे, क्या फॉर्मूला आया आपका, गिवन वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास इन इन बेटा ग्राम पर मोल। क्लियर है। अब मैंने कहा दूसरा क्या बोल सकते हो आप, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डायरेक्ट आ जाएंगे कब, जब आपके पास में क्या गिवन होगा बेटा, गिवन वेट होगा, बट किस में होगा, बोल लो, गिवन वेट होगा बट किस में होगा बेटा, एएमयू में, या फिर किस में होगा, यूनिफाइड मास यू में। डिवाइड कर दोगे आप किससे इसको, एटॉमिक वेट से, या फिर आप किससे डिवाइड कर दोगे बेटा, एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट से। किससे कर दोगे, मॉलिक्यूलर वेट से। वो भी किसमें होना चाहिए बेटा, एएमयू या फिर यू में। क्लियर है इतनी सी बात। तो ये मेरा कंक्लूजन आ गया, और इस कंक्लूजन की बात करें तो ये क्या है आपके पास में, आपको ये फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। क्लियर है इतनी सी बात। चलें आगे, आइए दूसरा फॉर्मूला डिस्कस करें। तो मैंने कहा सेकंड फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो सेकंड फॉर्मूले में मैंने कह दिया कि अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ सेकंड फॉर्मूले की, तो व्हाट इज सेकंड फॉर्मूला, किससे निकाला था बेटा हमने, फ्रॉम गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फ्रॉम गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर है। तो मैंने कहा आपको, मैंने बताया था कि एक डजन में कितने एप्पल होते हैं बेटा, 12 एप्पल्स होते हैं। एक मोल में कितने एप्पल्स होते हैं बेटा, 6.023 इंटू 10⁻23 एप्पल्स होते हैं। आपको पता है कि अगर मैं इस क्वांटिटी की बात करूं तो ये जो क्वांटिटी है इसी को हम क्या लिखते हैं बेटा, एवोगैड्रो नंबर, या फिर इसी को हम क्या लिखते हैं बेटा, एनए भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, एनए भी लिखते हैं। तो मैंने कहा एक मोल में कितने पार्टिकल्स हो गए बेटा, तो एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं आपके पास में, एनए पार्टिकल्स। क्या होते हैं बेटा, एनए पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर है। तो मैंने कहा एक पार्टिकल में कितने मोल हो जाएंगे, तो एक पार्टिकल में हो गए आपके पास कितने मोल, एनए हटाना पड़ेगा, एनए मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 1/Na मोल आ गया। क्लियर है। तो दो पार्टिकल में कितने हो जाएंगे, 2/Na। मैंने कहा दो पार्टिकल अगर आपके पास गिवन है तो दो पार्टिकल में कितने हो जाएंगे बेटा, 2/Na। क्या हो जाएंगे, 2/Na मोल। मैंने कहा 5 पार्टिकल है तो कितने हो जाएंगे बेटा, 5/Na। 10 पार्टिकल है तो कितने हो जाएंगे, 10/Na। मैंने कहा n पार्टिकल है तो कितने हो जाएंगे, n/Na। मैंने कहा x पार्टिकल है तो कितने हो जाएंगे, x/Na। ये आपको करना है। तो मैंने कह दिया कि कितना है बेटा, यहाँ पर n पार्टिकल्स है। कितने पार्टिकल्स है बेटा, n पार्टिकल्स हैं। ठीक है। तो मैंने कहा n पार्टिकल्स है तो कितने हो जाएंगे बेटा, n/Na मोल। कितना हो जाएगा, n/Na मोल। तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला निकाल लिया, ये आ गया मेरे पास में फॉर्मूला। मैंने लिख लिया कि नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n is equal to the given number of particles divided by Na, और Na आपको पता है। क्लियर है इतनी सी बात। चले आगे, ये था मेरा सेकंड फॉर्मूला। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा हार्ड एंड फास्ट। ठीक है, काफी सिंपल है, क्वेश्चन इससे भी ज्यादा सिंपल है। ठीक है, चलिए आगे थर्ड फॉर्मूले को डिस्कस करें, वॉल्यूम ऑफ गैस। तो मैंने कहा सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मेरे पास वॉल्यूम ऑफ गैस की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ गैस में थर्ड है फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ गैस। तो वॉल्यूम ऑफ गैस की बात करें बेटा तो सबसे पहले मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ गैस में आपके पास कुछ कंडीशंस होती है। तो मैंने कहा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा विच इज आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। क्या होता है बेटा, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। क्या होता है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। क्लियर है इतनी सी बात। चले आगे। तो मैंने कहा पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी में पहले हम वेरिएबल्स लिख लेते हैं, ये क्या क्या गिवन है। पी इज, व्हाट इज पी, पी इज प्रेशर। क्या है बेटा, पी प्रेशर। वी क्या है बेटा, वॉल्यूम। टी क्या है बेटा, टेम्परेचर। एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स। आर क्या है बेटा,
गैस कांस्टेंट विच इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। क्या वैल्यू होती है इसकी? तो इसकी 4 वैल्यूज होती है। कितनी वैल्यूज होती है बेटा? 4 वैल्यूज। पहली वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। सेकंड वैल्यू होती है बेटा 0.0821 एटीएम इंटू लीटर पर मोल पर केल्विन। थर्ड वैल्यू होती है 0.08314 बार इंटू लीटर पर मोल पर केल्विन। और फोर्थ वैल्यू होती है 1.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ठीक है। इसी को ही हम नियरली कितना ले लेते हैं, 2.0 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। क्लियर है? आज के बाद आपको आर की ये चारों वैल्यूज लर्न होनी चाहिए कि अगर आपके पास में क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू आएगी। आपको पता है जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिजिक्स में या फिर फिजिकल केमिस्ट्री में, तो उस टाइम पर यूनिट का बहुत खास ख्याल हमें रखना होता है कि हमारी यूनिट अगर किसी दूसरे की, अगर प्रेशर की यूनिट हमारे पास में एटीएम में दे रखी है तो आर की कौन सी वैल्यू यूज करेंगे बेटा? एटीएम वाली यूज करेंगे। तो ये सारी बातों का ख्याल आपको रखना है। क्लियर है? आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये क्या है हमारे पास में? फॉर्मूला है। अगर मैं आपको कहूं किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 मोल का वॉल्यूम मैंने निकाल लिया। क्या किया बेटा? मैंने 1 मोल गैस का मैंने वॉल्यूम निकाला किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। क्या हम निकाल सकते हैं? तो मैंने कहा 1 मोल के लिए निकालना है, आर वैसे भी कांस्टेंट है, टी और पी मैं आपको बता दूंगी। तो क्या आप वॉल्यूम निकाल सकते हो? बिल्कुल, हम क्या कर सकते हैं बेटा? वॉल्यूम को निकाल सकते हैं, ठीक है। बस यही वॉल्यूम मेरे को निकालना है, ठीक है। तो मैंने कहा कंडीशन क्या है यहाँ पर? प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशन क्या है बेटा? तो प्रेशर टेम्परेचर की दो कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? दो कंडीशन है। एक है आपके पास में एट एनटीपी और एक क्या है बेटा आपके पास? ए एट एसटीपी। क्या है? एक आपके पास एट एसटीपी है। क्लियर है इतनी सी बात? चलें आगे। आइए, तो मैंने कहा सबसे पहले आपके पास में अगर हम एनटीपी की बात करें तो एनटीपी की कंडीशन देखते हैं हम। एनटीपी की कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो एनटीपी क्या होगा बेटा? यहाँ पर टेम्परेचर होता है एनटीपी के ऊपर 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना होता है बेटा? 1 एटीएम। कितना होता है प्रेशर? 1 एटीएम। तो मैंने कहा सबसे पहले अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो क्या हो जाएगा? 25 प्लस 273 कितना आ गया बेटा? 298 केल्विन। क्या आ गया? 298 केल्विन। ये फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, ठीक है। आइए प्रेशर की बात करें, प्रेशर कितना गिवन है? 1 एटीएम। क्या मैं 1 मोल गैस का वॉल्यूम निकाल लूं यहाँ पर? तो मैंने कहा 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना आ जाएगा बेटा? तो 1 मोल गैस के वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो हमने फॉर्मूला लगाया पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। वी इज इक्वल टू एनआरटी बाय पी। एन कितना है बेटा? 1 मोल। आर, अब बताइए पी किसमें? एटीएम में। तो आर की कौन सी वैल्यू यूज करेंगे आप? एटीएम वाली। कौन सी वैल्यू यूज करेंगे आप? एटीएम वाली वैल्यू यूज करेंगे। मतलब 0.0821 एटीएम इंटू लीटर पर मोल पर केल्विन। क्लियर है? आइए, टेम्परेचर कितना है बेटा? 298 केल्विन डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना है बेटा? 1 एटीएम। ठीक है, एटीएम से एटीएम कैंसल, केल्विन से पर केल्विन भी कैंसल हो गया, ठीक है। मोल से मोल इनवर्स भी क्या हो गया बेटा? कैंसल हो गया। क्या बचा हमारे पास? 0.0821 इंटू 298 डिवाइडेड बाय 1 और ये आ गया आपका लीटर। यहाँ पर यूनिट में बचा। ये कितना आता है बेटा? 24.4 लीटर। कितना आता है? 24.4 लीटर आता है। क्लियर है इतनी सी बात? तो मैंने कहा आपको अब पता क्या लग रहा है यहाँ से कि 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है एट एनटीपी हमेशा कितना होगा बेटा? 24.4 लीटर्स होगा। कितना होगा? 24.4 लीटर्स होगा। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो सबसे पहले लेट सपोज आपके पास में एग्जाम्पल है बेटा, मैंने कहा 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो कितना लीटर है? 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना है बेटा? 1 मोल गैस का वॉल्यूम है आपके पास 24.4 लीटर। तो 1 लीटर में कितना मोल हो जाएगा बेटा? 24.4 को इधर लेकर आओगे 1/24.4 मोल हो गया, ठीक है। तो 2 लीटर में कितना हो जाएगा? 2/22 24.4
मैंने कह दिया V लीटर में कितना हो जाएगा बेटा, V लीटर में हो जाएगा V डिवाइडेड बाय 24.4 मोल। यहां से मैंने एक और फॉर्मूला जनरेट कर लिया विच इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 24.4। क्लियर है इतनी सी बात? ये रहा मेरा एक फॉर्मूला। ठीक है, दूसरे फॉर्मूले की अगर हम बात करें एसटीपी के ऊपर, तो एसटीपी पर हमारे पास यहाँ पर क्या था, एसटीपी की कंडीशन पर बेटा, एसटीपी की कंडीशन में हमारे पास में टेम्परेचर गिवन था 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना गिवन था बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस। और आपके पास में प्रेशर कितना गिवन था बेटा, 1 एटीएम। क्या गिवन था, 1 एटीएम। बट ये कौन सी कंडीशन है, ओल्ड एसटीपी। ये कौन सी कंडीशन है बेटा, ओल्ड एसटीपी। तो न्यू एसटीपी क्या है, तो न्यू एसटीपी क्या है बेटा, न्यू एसटीपी के ऊपर आपने कह दिया कि जो टेम्परेचर है वो तो सेम रहेगा, बट जो प्रेशर है वो कितना हो जाता है बेटा, प्रेशर हो जाता है आपके पास में कितना, 1 बार। कितना हो जाता है प्रेशर, 1 बार। आपको इन दोनों पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम निकालना है। तो मैंने कहा निकाले यहाँ पर भी, तो सेम जैसे हमने यहाँ निकाला वैसे ही आपको यहाँ पर भी निकालना है। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू nRT बाय P, और नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल के लिए निकाल रहे हैं R। यहाँ पर प्रेशर क्या है बेटा, एटीएम, तो एटीएम वाली वैल्यू रखोगे 0.0821 एटीएम इंटू लीटर पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर हो गया बेटा यहाँ पर 0 डिग्री से कितना आ गया आपका, 273। कितना आ गया बेटा, 273 केल्विन। डिवाइडेड बाय कितना आ गया प्रेशर आपका, 1 एटीएम। जो कट रहा है उसे काट दीजिए, एटीएम से एटीएम कैंसिल, पर केल्विन से केल्विन भी कैंसिल, पर मोल से मोल भी कैंसिल, सिर्फ लीटर बचा है। क्या आ जाएगा बेटा, 0.0821 इंटू 273 लीटर्स। यही कैलकुलेट कर कर कितना आता है, 22.4 लीटर्स आता है। कितना आता है बेटा, 22.4 लीटर्स। तो सेम इस तरीके से फॉर्मूला बना सकते हैं हम यहाँ पर भी। तो मैंने कहा यहाँ पर अगर मैं बात करूं, 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना है बेटा, 22.4 लीटर। 1 लीटर में कितने मोल्स हो जाएंगे, 1/22.4 मोल। तो 2 लीटर में कितने हो जाएंगे, 2/22.4। तो मैंने कह दिया अगर मैं V लीटर्स की बात करूं तो कितना हो जाएगा बेटा, V/22.4 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम बात करें, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आ गया आपके पास, वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4। क्लियर है इतनी सी बात? आइए, अब मैंने कहा यहाँ पर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं सेम इसी तरीके से। तो मैंने यहाँ पर भी कैलकुलेट कर लिया। मैंने कहा यहाँ पर क्या आ गया, V इज इक्वल्स टू nRT बाय P। N रख दिया मैंने 1 मोल, R रख दिया मैंने, यहाँ पर बार है तो बार वाला, तो मैंने कहा 0.08314 इंटू टेम्परेचर कितना है बेटा, ये यहाँ पर भी 273 ही है, डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना है बेटा, 1 बार। तो मैंने कह दिया यहाँ से क्या बचा, सारी यूनिट्स तो कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ लीटर बचेगा। तो मैंने कहा क्या आ गया बेटा, 0.08314 इंटू 273। ठीक है, ये कैलकुलेट कर कर कितना आता है, 22.7 लीटर्स आता है। तो मैंने कहा यहाँ से भी फॉर्मूला बना दिया मैंने, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.7। क्या है, 22.7। क्लियर है इतनी सी बात? चले आगे। तो यहाँ पर आपके पास 3 फॉर्मूले जनरेट हुए हैं वॉल्यूम के लिए बेटा। पहला फॉर्मूला था एट एसटीपी, दूसरा फॉर्मूला था आपके पास में एट एनटीपी। एसटीपी की दो कंडीशन है, एक है ओल्ड एसटीपी और एक क्या है बेटा, न्यू एसटीपी। क्लियर है? तो तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसटीपी यूज करना है? जनरली अभी जो हम यूज करते हैं वो है हमारा न्यू एसटीपी। कौन सा यूज करते हैं बेटा, न्यू एसटीपी। अगर एनटीपी आपको गिवन होगा, अगर आपको बोल दिया जाए कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस, या फिर कोई भी गैस दे दी जाए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट एसटीपी, तो आपको क्या करना है बेटा? तो सबसे पहले आपके पास में मोल्स गिवन होंगे वहां पर, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास में फॉर्मूला लगाना है एसटीपी का। आपको चेक कर लेना है, अगर आपकी कैलकुलेशन 22.4 से इजी हो रही है
तो आपको वो यूज करना है। अगर आपकी कैलकुलेशन 22.7 से इजी हो रही है तो आपको वो यूज करना है, ठीक है। ध्यान रहिए इस बात का। जनरली क्या करते हैं एग्जामिनर जो होते हैं, वो जनरली 22.7 को माइंड में रखकर क्या करते हैं, क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं। क्लियर है? आइए अब चलते हैं हम नेक्स्ट चीज पर, विच इज एक क्वेश्चन करेंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट है बेटा आपके पास 4 ग्राम हीलियम, सेकंड है 4 AMU ऑफ हीलियम, थर्ड है बेटा, थर्ड है आपके पास में 126 U ऑफ HNO3। क्लियर है इतनी सी बात? ध्यान से एक एक बात को समझना है। सबसे पहले मैं उठा रही हूँ बेटा 4 ग्राम हीलियम। तो 4 ग्राम हीलियम है, क्या ये गिवन वेट दे रखा है आपको? तो अगर ये गिवन वेट है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप फ्रॉम गिवन वेट वाला, मतलब मोल्स इज इक्वल्स टू वेट बाय मोलर मास। अब ये जो वेट है बेटा वो किस में गिवन है, ग्राम्स में, तो नीचे आप क्या रखेंगे, मोलर मास रखेंगे। तो आपने फॉर्मूला लगा दिया N इक्वल्स टू W बाय M। W कितना है बेटा 4 ग्राम, M कितना है बेटा 4, हीलियम का मास कितना होता है, मोलर मास 4 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया 1 मोल। अब आपको पता है एक हीलियम के अंदर एक ही हीलियम है, तो मैंने कहा एक मोल हीलियम में कितने हो जाएंगे, आपको पता है एक मोल में कितने होते हैं बेटा Na होते हैं पार्टिकल्स, तो एक मोल हीलियम में कितने हो जाएंगे, Na हीलियम हो जाएंगे। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। मैंने कहा दूसरा क्वेश्चन है 4 AMU ऑफ हीलियम। AMU क्या है, वेट है, बट ये वेट इस बार ग्राम्स में ना होके आपको किस में दे रखा है बेटा, इस बार दे रखा है आपको AMU के अंदर। किस में दे रखा है आपको, AMU के अंदर। तो आपने कह दिया कि मोल्स इज इक्वल्स टू वेट बाय मोलर मास वाला फॉर्मूला लगाया, बट W क्या होगा बेटा यहाँ पर AMU के अंदर, तो आपने लिख दिया 4 AMU डिवाइडेड बाय मोलर मास की जगह आपने क्या रखना है, एटॉमिक मास। क्या रखना है बेटा, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, ठीक है। तो हीलियम का एटॉमिक वेट कितना होगा बेटा 4 AMU होगा, तो AMU से AMU कैंसिल, कितना आ गया, एक हीलियम पार्टिकल। क्लियर है? डायरेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकलेंगे यहाँ से, क्या निकलेंगे यहाँ से, डायरेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकलेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रही हूं मैं नंबर ऑफ हीलियम, ठीक है। मैंने कहा 126 U है, क्या ग्राम्स में गिवन है, ये ग्राम्स में गिवन नहीं है। अगर ग्राम्स में गिवन नहीं है, यू में या AMU में गिवन है, तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं आप, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर क्या है बेटा, पार्टिकल या फिर मॉलिक्यूल, HNO3 इज इक्वल्स टू W बाय मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है तो आपने लिख लिया मॉलिक्यूलर वेट। तो W कितना दे रखा है बेटा आपको, 126 U दे रखा है, ठीक है। HNO3 का हम वेट कैलकुलेट कर ले, HNO3 का कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का कितना हो गया 14, प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 इंटू 3, कितना आएगा यहाँ से 63 AMU। कितना आएगा बेटा 63 AMU। तो ये आपने लिख लिया 63 U। ये क्या हो गया, U से U कैंसिल, 63 से ये कितने बार जाएगा बेटा, 2 बार, तो ये कितने आ गए, 2 HNO3 आ गए। क्लियर है? एक HNO3 में कितने एटम्स है बेटा, 3 ऑक्सीजन के, 1 नाइट्रोजन का, 1 हाइड्रोजन का, कितने एटम्स है आपके पास, 5 एटम्स। तो 2 HNO3 के अंदर कितने हो जाएंगे बेटा, 10 एटम्स। कितने हो जाएंगे, 10 एटम्स। क्लियर इतनी सी बात? चले आगे, चले आगे। तीनों बातें क्लियर है आपको, क्योंकि ये तीनों बातों पर ही आगे के सारे क्वेश्चन बेस्ड है। क्लियर है? आइए देखिए, पहला है आपके पास मास ऑफ एन एलिमेंट X। क्या है आपके पास, मास ऑफ एन एलिमेंट X आपको गिवन है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -23 ग्राम्स में। ध्यान रहे किसमें है बेटा, ग्राम्स में है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 19.2 kg ऑफ इट। क्या बोला हुआ है बेटा, कितने में कैलकुलेट करना है आपको, 19.2 kg ऑफ इट में कैलकुलेट करना है। क्लियर है इतनी सी बात? तो मैंने कहा सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले आपके पास में यहाँ पर एक एलिमेंट X है। इस एक X का वेट कितना गिवन है बेटा आपको,
1.6 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स गिवन है। क्लियर है? मैंने कहा अगर एक एलिमेंट एक्स है, एक एटम है एक्स का, उसका वेट इतना है, तो आपको तो मोलर मास रखना है, क्योंकि गिवन वेट आपका केजी में मतलब ग्राम्स में है, तो आपको मोलर मास रखना है, तो इसका मोलर मास निकाले। तो मैंने कहा एक मोल में कितने एक्स होंगे बेटा? NaX होंगे, हाँ या ना? मैंने कहा अगर एक एक्स का वेट इतना है तो एक मोल का कितना हो जाएगा बेटा? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो मोलर मास ऑफ एक्स कितना आ गया बेटा? 1.6 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 6.023 इंटू 10⁻+23। 10⁻⁻23 प्लस 23 कट हो सकता है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएगी, तो -23 प्लस 23 जीरो हो गया। किसी की भी पावर जीरो कितना होता है बेटा? 1। तो आपने ये दोनों क्या कर दिया? कट कर दिया। कितना आ गया यहाँ से? 1.6 इंटू 6.023 ग्राम पर मोल। क्लियर है इतनी सी बात? आइए, अब मैंने कहा मोल्स आपको निकालने हैं, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या है बेटा? गिवन वेट अपॉन मोलर मास। गिवन वेट कितना है? 19.2 kg, ग्राम्स में कन्वर्ट करोगे कितना आएगा? मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 6.023 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल पलट के ऊपर चला जाएगा, तो मोल्स कितने आ गए बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स कितना आ गया बेटा? 1.92, सॉरी 1.92 नहीं 19.2 है। 19.2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 6.023, ये आ गया आपका आंसर। इसे कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। आइए, हाउ मेनी मोल्स, ये वाला क्वेश्चन जेई में आ चुका है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वे 1 kg। आपको बोला है कि 1 kg में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको क्या निकालना है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कैलकुलेट करना है। वेट कितना दे रखा है आपको? 1 kg, तो W की वैल्यू दे दी आपको 1 kg। ग्राम्स में कितनी हो जाएगी बेटा? 1000 ग्राम्स। ठीक है, अब आपको मोलर मास, आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन का मास तो आपको पता है, लेकिन आपको मोलर मास नहीं पता। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन का मास तो आपको पता है कितना है बेटा? 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम है। ठीक है, तो मैंने कहा एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? Na इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो Na इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना हो गया? तो Na इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो गया बेटा? 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम पर मोल। क्लियर है? तो मैंने कहा मोलर मास कितना आया ऑक्सीजन का, सॉरी मोलर मास कितना आया आपके पास में इलेक्ट्रॉन का? तो मैंने कह दिया मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया आपके पास में। ये बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी बेटा? ऐड हो जाएगी। तो मैंने कहा 8 में से 3 गए, कितना बचा? 5। तो मैंने कहा सबसे पहले आपके पास में 28 में से 23 गए, तो कितना बचेगा बेटा? 5 बचेगा। तो मैंने कहा 6.023 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻5, ये आ गया आपका ग्राम पर मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने, फॉर्मूला लगा दीजिए बस, सिंपल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू गिवन वेट। कितना है बेटा गिवन वेट? आपको दे रखा है 1 kg, तो आपने लिख लिया 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻5। ये ग्राम्स में है बेटा, और ये किस में है? ग्राम पर मोल में। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल पलट के कहा चला गया आपका? ऊपर। ये 10 की पावर -5 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? 10 की पावर +5। तो आपने कह दिया 1000 इंटू 10 की पावर +5 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 9.1 मोल आ गया। क्लियर है इतनी सी बात? ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, आइए कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 126 ग्राम ऑफ HNO3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए,
तो सबसे पहले मैंने कहा आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं, किसके बेटा, ऑक्सीजन के। किसके निकालने हैं आपको, ऑक्सीजन के। आपको HNO3 कितना दे रखा है, 126 ग्राम HNO3 दे रखा है। इसके दो मेथड्स हो सकते हैं, आप डायरेक्ट वेट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आप किससे कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, मोल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों मेथड हम सीख लेंगे। मेथड नंबर 1, मैंने कहा अगर मैं HNO3 का मोलर मास कैलकुलेट करूं तो 1 तो हाइड्रोजन का हो गया, नाइट्रोजन का कितना हो गया बेटा 14 प्लस ऑक्सीजन हो गया 16 इंटू 3। तो मैंने कहा कितना आ गया यहाँ से 1 प्लस 14 प्लस 48 कितना आएगा ये 63 ग्राम पर मोल। क्लियर है। तो मैंने कहा सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं वेट में डील कर रही हूँ। मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं पूरा 63 है, ये 63 ग्राम जो है HNO3, इसके अंदर ऑक्सीजन का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन ये रहा, कितना है बेटा ऑक्सीजन, 48 ग्राम ऑक्सीजन है, हाँ या ना। तो मैंने कहा 1 ग्राम HNO3 में कितना ऑक्सीजन होगा, तो ये 63 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर 63 को मैं यहाँ से हटाऊंगी तो यहाँ किस में जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा। तो मैंने कहा क्या हो जाएगा, 1 ग्राम HNO3 के अंदर कितना ऑक्सीजन हो जाएगा बेटा, 48 डिवाइडेड बाय 63 ग्राम ऑक्सीजन हो गया। यस और नो, आपको बोला कितने में है, 126 ग्राम्स में बोला है HNO3 के, 2 ग्राम में कितना होगा 48 बाई 63 इंटू 2, तो 126 ग्राम्स में कितना हो जाएगा बेटा, 126 ग्राम्स ऑफ HNO3 के अंदर ये हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 63 इंटू 126 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। यस और नो, 63 से ये गया बेटा कितना आ गया 2, ये कितना आया आपके पास में, आदमी 16, 1 8 और 1 9, 96 ग्राम ऑक्सीजन। आपको मोल्स पूछे हैं तो आपने मोल्स निकाल लिए, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, वेट कितना बेटा 96, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 16, ये आ गए आपके मोल। क्लियर है, इतनी सी बात क्लियर है आपको। आइए मेथड नंबर 2, आप मोल से डायरेक्ट डील कर सकते हैं। मेथड नंबर 2, आपने सबसे पहले क्या करना है, इस HNO3 के मोल्स निकाल लेने हैं। तो मैंने कहा मोल्स कितने आएंगे बेटा, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, वेट कितना है बेटा 126 ग्राम, HNO3 का मोलर मास 63 ग्राम पर मोल। तो आपने कहा कितना आ गया, यहाँ से 2 मोल आंसर आ गया, हाँ या ना। तो मैंने कहा एक HNO3 के अंदर कितने ऑक्सीजन है बेटा, 3 ऑक्सीजन के एटम्स है। तो अगर ये 1 मोल लूंगी तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। तो मैंने कहा 1 मोल HNO3 में कितने हो जाएंगे बेटा, 3 मोल ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे। यस और नो, हाँ या ना। मैंने कहा कि अगर आपके पास में 1 मोल HNO3 में 3 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो 2 मोल दे रखे हैं, तो 2 मोल HNO3 में कितने हो जाएंगे, तो 2 मोल HNO3 में कितने हो जाएंगे बेटा, 3 इंटू 2 मोल ऑक्सीजन के एटम्स हो जाएंगे। क्लियर है, 6 क्लियर है इतनी सी बात। दोनों मेथड समझ में आते हैं आपको, दोनों मेथड समझ में आते हैं। चलें आगे, आइए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दे रखा है, कैलकुलेट द फॉलोइंग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लूकोज, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले कितना वेट दे रखा है बेटा 36 ग्राम्स, तो वेट दे रखा है तो क्या करोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, फ्रॉम वेट वाला। तो आपने कहा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट बाय मोलर मास। आइए मोलर मास कैलकुलेट करते हैं किसका, ग्लूकोज का फॉर्मूला कल भी बताया था मैंने, C6H12O6। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस कितना हो गया 16 इंटू 6। ठीक है, कैलकुलेट कर कर ये कितना आएगा बेटा 180 ग्राम्स पर मोल। क्लियर है इतनी सी बात। आइए, तो मैंने कहा वेट कितना दे रखा है आपको 36 ग्राम्स दे रखा है, मोलर मास कितना आया बेटा 180 ग्राम पर मोल। तो ये कट हो जाएगा, ये 10, ये चला गया 2, कितने मोल्स आ गए बेटा 0.2 मोल, कितने मोल आए बेटा 0.2
2 मोल आ। क्लियर है इतनी सी बात? चले आगे, आइए। अब मैंने कहा कि आपको सबसे पहले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज निकालना है। तो मैंने कहा एक मोल में कितने ग्लूकोज होंगे बेटा? एक मोल के अंदर Na ग्लूकोज होंगे। तो मैंने कहा अगर 0.2 मोल है तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स तो कितने आ गए बेटा? 0.2 Na। कितने आ गए? 0.2 Na। अब करना क्या है, सबके लिए, सारे एटम्स के लिए निकालना है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले 1 मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 है। इसमें कितने कार्बन के एटम है बेटा? 6 कार्बन के एटम। तो मैंने कहा 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, मैंने कहा हाइड्रोजन कितना है बेटा? तो हाइड्रोजन कितने हैं इसके अंदर? 12 हाइड्रोजन के एटम है। क्या है बेटा? 12 हाइड्रोजन के एटम्स है। क्लियर है? और ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? 6 ऑक्सीजन के एटम है। क्या है? 6 ऑक्सीजन के एटम्स है। क्लियर है? अगर मैं ये दो मॉलिक्यूल लूं तो ये क्या हो जाएगा? डबल। वो भी डबल, वो भी डबल हो जाएगा। मैंने कहा अगर एक मोल ले लूं तो एक मोल ऑफ C6H12O6 के अंदर कितने मोल कार्बन होगा? ये भी 6 मोल हो जाएगा। बस मोल से डिवाइड करना है आपको। 6 मोल कार्बन एटम। ये कितना हो जाएगा बेटा? 12 मोल हाइड्रोजन एटम्स। और ये कितना हो जाएगा? 6 मोल ऑक्सीजन के एटम। क्लियर है इतनी सी बात? आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके पास एक मोल के अंदर कितने ग्लूकोज होंगे बेटा? Na ग्लूकोज होंगे। एक मोल में कितने होंगे? Na ग्लूकोज होंगे। तो अगर मैं Na से मल्टीप्लाई करूंगी तो भी सेम रहेगा। मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं एक मोल में इतना है, एक्चुअल में कितना मोल प्रेजेंट है ग्लूकोज का? 0.2। तो आपने लिख लिया 0.2 मोल में कितना हो जाएगा? 0.2 मोल ऑफ C6H12O6 के हैं। तो ये सब किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे? 0.2 से। तो 6 इंटू 0.2 मोल कार्बन एटम्स, 12 इंटू 0.2 मोल हाइड्रोजन एटम्स, और 6 इंटू 0.2 मोल ऑक्सीजन के एटम्स। क्लियर है? मैंने कहा कितना आ गया यहाँ से बेटा? 1.2 मोल कार्बन एटम्स आ गए। ठीक है, मैंने कहा ये कितना आ गया? 2.4 मोल हाइड्रोजन के एटम्स आ गए। और ये कितना आ गया? 1.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के एटम्स आ गए। क्लियर है इतनी सी बात? चलें आगे, आइए। अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं मोल की तो एक मोल में कितने होते हैं बेटा? Na होते हैं। तो 0.2 में कितने हो जाएंगे? 0.2 Na। तो मैंने कह दिया मोल की जगह क्या रख देना है आपको? Na। तो 0.2 Na ऑफ C6H12O6 कितना हो जाएगा? मोल हटाओ, Na रखो। 1.2 Na कार्बन। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बेटा? हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2.4 Na हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बेटा? ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 1.2 Na ऑक्सीजन। क्लियर है? सारी बातें आ चुकी है आपके पास में। ये भी आ चुके हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, आपके पास में कार्बन के आ चुके हैं, हाइड्रोजन के आ चुके हैं, ऑक्सीजन के आ चुके हैं। क्लियर है इतनी सी बात? चले आगे। अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं टोटल की बात करूं तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, एक C6H12O6 के अंदर कितने एटम्स है बेटा? 6 6 12, 12 और 12 कितने हो गए? 24। तो 24 एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैंने कहा एक मोल में कितने होंगे बेटा? एक मोल इसके अंदर कितने होंगे? तो 24 मोल एटम्स होंगे, है ना? तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं ग्लूकोज है कितने? एक्चुअल में ग्लूकोज है आपके पास 0.2 Na ग्लूकोज है। तो इसमें कितने हो जाएंगे? 24 इंटू 0.2 Na एटम्स टोटल आ गए ये पूरे के पूरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, ये था आपके पास में ग्लूकोज के साथ में हमने कैसे निकाला। आप ऐसे ही HNO3 कोई भी मॉलिक्यूल के साथ में निकाल सकते हैं। आपको बस हर एक चीज को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है। देखो कुछ भी नहीं किया है मैंने, बस मैंने सिर्फ डाटा लिखा है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 एटम से 12 एटम है और ऑक्सीजन के कितने हैं? 6 एटम। तो एक मोल में कितने होंगे? सेम वही मोल मोल लिख दो। यहाँ पर 0.2 रखा है एक की जगह, एक को 0.2 से मल्टीप्लाई किया, सबको 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ मोल की जगह Na रख दिया, सबको Na से मोल की जगह Na रख दिया सब में। ठीक है,
फिर आपके पास में एक ग्लूकोज के अंदर इतने एटम्स है, तो इतने ग्लूकोज में कितने हो जाएंगे, इतना टाइम्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ठीक है, बहुत सिंपल है। चलें आगे, आइए क्वेश्चन है आपके पास बेटा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 34.2 ग्राम्स ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस। और यहाँ पर आपको मोलर मास भी क्वेश्चन में गिवन था कि मोलर मास है आपका 342 ग्राम पर मोल। किसका मोलर मास है बेटा, Al2SO4 का होल थ्राइस, ये गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है। आपको निकालना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन दिस ग्राम्स ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस। निकाले, तो मैंने कहा ऑक्सीजन निकालना है तो सिर्फ ऑक्सीजन की बात करेंगे, बाकी सारे एटम्स की बात हम नहीं करेंगे। तो Al2SO4 का होल थ्राइस, इसमें कितने ऑक्सीजन एटम्स है, ऑक्सीजन एटम निकालने से पहले एक काम करते हैं, पहले हम मोल्स निकाल लेते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं तो वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, वेट दे रखा है आपको 34.2, मोलर मास आएगा आपके पास में कितना 342, पॉइंट हटा नीचे 10 लग गया, 342 से 342 कट हो गया, कितना आ गया 0.1 मोल। क्लियर है, तो एक मोल के अंदर बेटा कितने Al2SO4 होंगे, Na Al2SO4 का होल थ्राइस होंगे। तो 0.1 मोल में कितना हो जाएगा, तो 0.1 मोल में हो जाएगा 0.1 NaAl2SO4 का होल थ्राइस। क्लियर है, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम्स आपको निकालने, तो एक Al2SO4 का होल थ्राइस है, इसमें कितने ऑक्सीजन है बेटा, चार, 4 × 3 कितने हो गए 12, कितने ऑक्सीजन एटम है 12 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो दो अगर ऐसे मॉलिक्यूल लूंगी तो कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे, इतने लूंगी तो कितने हो जाएंगे, बस मल्टीप्लाई कर दो, 0.1 Na Al2SO4 का होल थ्राइस है, तो कितना हो जाएगा 0.1 Na से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 12 ऑक्सीजन के एटम्स हो गए, कितना हो गया बेटा ये 1.2 Na ऑक्सीजन। ये रहा आपका आंसर। क्लियर है इतनी सी बात, चलें आगे, आइए आप नोट करते जाइएगा, आप नोट कर रहे हैं ना, क्योंकि नोट नहीं करेंगे तो लास्ट में आप सब भूल जाएंगे, ठीक है, तो हर एक चीज को बहुत बारीकी से नोट करते जाना है। आइए कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन इन 16 ग्राम ऑफ SO3, ये तो अभी हमने किया है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, आइए करते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले मोलर मास निकाल लिया मैंने SO3 का, सल्फर का मोलर मास कितना होता है बेटा 32, प्लस ऑक्सीजन हो गया 16 × 3, कितना आ गया 32 प्लस 16 × 3 कितना हो गया बेटा 48, कितना आ गया ये 10, 1, 5, 6, 7, 8, 80 आ गया ग्राम पर मोल। क्लियर है, मैंने कहा अगर मैं बात करूं 80 ग्राम SO3 की, तो 80 ग्राम SO3 में ऑक्सीजन कितना है बेटा, ऑक्सीजन है 48 ग्राम से, तो मैंने कहा कितना है बेटा 48 ग्राम इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। आपको निकालना क्या है, ऑक्सीजन निकालना है कितने में 16 ग्राम्स में, तो मैंने कहा ये 80 हटाना पड़ेगा, तो 80 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में, तो 1 ग्राम SO3 के अंदर कितना ऑक्सीजन हो गया बेटा 48 डिवाइडेड बाय 80 ग्राम्स ऑक्सीजन। कितने में निकालना है आपको 16 ग्राम्स में, तो आपने 16 ग्राम्स में निकाल लिया, 16 ग्राम SO3 के अंदर कितना हो जाएगा बेटा 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 48 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 16 ग्राम ऑक्सीजन। वेट ही निकालना है, मोल्स निकालने नहीं है, तो हम मोल्स निकालेंगे भी नहीं, ठीक है। कितना आ गया बेटा ये 10, ये आ गया 2, ये कितना आ गया 4.8 इंटू 2 ग्राम्स। क्लियर है, कितना आ जाएगा 16, 1, 8 और 1, 9, 9.6 ग्राम ऑक्सीजन। क्लियर है इतनी सी बात, चले आगे, आइए व्हाट मास ऑफ SO2 विल कंटेन 1.2 Na ऑफ ऑक्सीजन एटम। पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कौन सी बीमारी है, तो मैंने कहा सबसे पहले 1.2 Na ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट है। क्या ये ऑक्सीजन के आपको पार्टिकल्स ही दिए हुए हैं, क्या आपको पार्टिकल्स दिए हुए हैं, दिए हुए हैं, तो क्या मैं मोल्स निकाल सकती हूँ, मैं मोल्स निकाल सकती हूँ, कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा बेटा पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला, तो मैंने कहा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू N बाय Na। N कितना है बेटा 1.2 Na अपॉन Na, Na से Na कैंसिल, कितना आ गया 1.2 मोल, कितना आया बेटा 1.2 मोल्स आ। क्लियर है इतनी सी बात,
तो मैंने कहा ऑक्सीजन के कितने मोल्स गिवन है आपको, 1.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन आपको गिवन है। और इसमें निकालना क्या है आपको, इसमें निकालना है मास ऑफ SO2। तो निकालें, चले आइए। तो पहले मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं एक SO2 की, तो एक SO2 के अंदर कितने ऑक्सीजन है बेटा, 2 ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट है। तो एक मोल में कितना हो जाएगा, तो एक मोल SO2 के अंदर कितना हो जाएगा बेटा, 2 मोल ऑक्सीजन के एटम्स हो जाएंगे। हाँ या ना, यही होगा। मैंने कहा कि आपको SO2 निकालना है, तो एक मोल ऑक्सीजन में निकाल लूं मैं, कितने SO2 होंगे। तो एक मोल ऑक्सीजन के अंदर कितने हो जाएंगे बेटा, तो एक मोल ऑक्सीजन में हो जाएगा 1/2 मोल SO2। ठीक है, तो इतने मोल में कितना हो जाएगा, तो 1.2 मोल ऑक्सीजन एटम में कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 इंटू 1.2 मोल SO2। ठीक है, इससे ये गया, कितना आ गया आपके पास, 0.6। तो SO2 के तो मोल्स कितने आ गए बेटा, SO2 के मोल्स आ गए आपके पास 0.6 मोल्स। कितने आ गए, 0.6 मोल्स। आपको मास निकालना था, तो मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर मास होता है। तो आपने कह दिया वेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स कितने हैं बेटा, 0.6 मोल्स। SO2 का मोलर मास निकाल ले साइड में, तो SO2 है, सल्फर का हो गया 32, ऑक्सीजन हो गया 16 इंटू 2, 32 32 कितने हो गए बेटा, 64 ग्राम पर मोल। ये हो गया 64 ग्राम पर मोल। मोल से मोल कैंसिल, कितना आ गया आपके पास, 0.6 इंटू 64 ग्राम। मां से निकालना था हमें, ठीक है, मां से निकालना था, एक बार चेक कर लो। हाँ, मां से निकालना था, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा, 0.6 इंटू 64। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 90.8 लीटर ऑफ SO3 एट STP। आ गया क्वेश्चन वॉल्यूम वाला, ठीक है, STP आ गया। चले आगे, आइए। तो मैंने कहा सबसे पहले कितना वॉल्यूम कितना दे रखा है बेटा, वॉल्यूम ऑफ SO3, यहाँ पर गैस भी लिखा हुआ था बेटा, और SO3 वैसे भी गैस में ही होता है। वॉल्यूम ऑफ SO3 कितना है बेटा, 90.8 लीटर गिवन है। क्लियर है इतनी सी बात। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या था बेटा, याद करिए, वो वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय एनटीपी पर था आपके पास 24.4, और आपके पास एसटीपी पर कितना था, 22.7। तो आपने लिख लिया डिवाइडेड बाय 22.7। वॉल्यूम ऑफ गैस बेटा कितना है, 90.8 लीटर्स डिवाइडेड बाय 22.7। कितने मोल्स आ गए यहाँ से लगभग शायद 4 मोल्स आएंगे। एक बार 4 से ट्राई कर देखिए कटता है क्या, 2 8 2 10, 1 8 और 1 9, हाँ 90.8 आता है। कितने मोल्स आ गए बेटा, 4 मोल। कितने मोल आ गए बेटा, 4 मोल आ गए। क्लियर है इतनी सी बात। आइए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 1.8 लीटर H2O लिक्विड एट STP। वो वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और आप बता सकते हैं कि आपने क्या किया है इस क्वेश्चन के अंदर, मतलब आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है। क्या आपका वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर वाटर किस में दे रखा है आपको, लिक्विड में दे रखा है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप जब भी फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ गैस वाला, तो वहां पर जो भी स्पीशीज प्रेजेंट होगी वो हमेशा किस में होनी चाहिए बेटा, गैस में होनी चाहिए। तभी जाकर आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला आप यूज नहीं करेंगे। कौन सा फॉर्मूला बेटा, मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.7 वाला फॉर्मूला आप यूज नहीं करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वाटर किस में गिवन है आपको बेटा, लिक्विड में गिवन है, गैस में गिवन नहीं है। तो फिर क्या करें, फिर क्या करें कि हमारा आंसर आ जाए। तो यहाँ पर आपको आज की बात पता होना चाहिए कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर है बेटा वो हमेशा कितना होता है। तो मैंने कहा डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है बेटा, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर ml। कितना होता है, 1 ग्राम पर ml। ठीक है, आज के बाद आपको ये डेंसिटी पता होनी चाहिए, क्योंकि जनरली वाटर की डेंसिटी आपको गिवन नहीं होती। ये अंडरस्टूड है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आइए। तो मैंने कहा क्या वॉल्यूम गिवन है आपको, बिल्कुल गिवन है। वॉल्यूम कितना है बेटा, 1.8 लीटर। तो कितना हो गया, 1.8 इंटू 1000 ml, हाँ या ना। तो मैंने कहा कितना हो गया ये, 1800 ml। यस और नो, डेंसिटी गिवन है मुझे,
तो मैंने कहा क्या डेंसिटी का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, मास बाय वॉल्यूम। मुझे ये निकालना है, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, तो मैंने कहा मास किसके इक्वल आ गया बेटा, मास आ गया आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है 1 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम कितना है बेटा 1800 ml। ml से ml कैंसिल, कितना आ गया बेटा 1800 ग्राम्स आ गया। कितना आ गया बेटा 1800 ग्राम्स आ गया। क्लियर है इतनी सी बात। आइए, तो अगर वेट आ गया तो क्या मोल्स निकाल सकते हो, मोल्स आ गया आपके पास W बाय M। कितना आ गया 1800 ग्राम डिवाइडेड बाय वाटर का मॉलिक्यूलर मास आप लास्ट क्लास में भी निकाल चुके हैं, कितना था 1 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 1, कितना आया था बेटा 18 ग्राम पर मोल। वैल्यू पुट कर दूं 18 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल बेटा, 18 से ये भी गया, कितना आ गया आपके पास 100 मोल। कितना आ गया बेटा 100 मोल। आपको एटम्स निकालने हैं टोटल। तो मैंने कहा अगर मैं बात करूं एक मोल में कितने वाटर होंगे बेटा, Na पानी होंगे, हाँ या ना। तो 100 मोल में कितने पानी हो जाएंगे, 100 मोल में हो जाएगा आपका 100 Na पानी। ठीक है, तो मैंने कहा एक पानी के मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स है बेटा, 2 हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का, 3 एटम है। तो इतने पानी में कितने हो जाएंगे 100 Na पानी में कितने हो जाएंगे, 100 Na पानी में हो गए आपके 3 इंटू 100 Na एटम्स। ठीक है, कितना आ गया 300 Na। ये रहा आपका आंसर। क्लियर है। आइए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, इस बार क्या बोल दिया गैस, एट STP विच कंटेन दिस Na ऑक्सीजन एटम। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हो अभी पिछला, पिछले से पिछला। तो आपने कहा 10 Na ऑक्सीजन एटम, क्या 10 Na का मतलब यही है कि ये 10 मोल है, बिल्कुल यही मतलब है, हाँ या ना। तो मैंने कहा सबसे पहले एक CO2 के अंदर कितने ऑक्सीजन है बेटा, 2 ऑक्सीजन के एटम है। तो मैंने कहा 1 मोल CO2 में कितना हो जाएगा, 1 मोल CO2 में हो जाएगा 2 मोल ऑक्सीजन के एटम, हाँ या ना। यहां से मैंने कह दिया 1 मोल ऑक्सीजन में आपके पास कितने CO2 होंगे बेटा, 1/2 मोल CO2 हो जाएंगे। तो इतने मोल में कितने हो जाएंगे, 10 गिवन है, तो 10 मोल ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा बेटा 1/2 इंटू 10 मोल ऑफ CO2। आपको वॉल्यूम निकालना है, तो आपने कह दिया कितने मोल्स ऑफ CO2, कितना आ गया बेटा 5 मोल। मोल आपको पता है क्या, वॉल्यूम निकाल सकते हो आप एसटीपी के ऊपर, CO2 गैस ही बोल रखा है, फॉर्मूला यूज कर लोगे वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.7। तो वॉल्यूम आपको निकालना है n इंटू 22.7। n कितना है बेटा 5 मोल इंटू 22.7 लीटर्स। ये आ गया। क्लियर है इतनी सी बात। ठीक है, चलिए आगे। आइए, ये आपका होमवर्क है, आपको ट्राई करना है, और ट्राई करके आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके आंसर मैं आपको बताऊंगी कि इसके आंसर क्या होंगे। क्लियर है इतनी सी बात। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप क्वेश्चंस। आइए, कर लिया होगा आपने नोट। आइए चलते हैं आगे। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो दिस इज ऑल अबाउट नंबर ऑफ मोल्स, कि नंबर ऑफ मोल्स के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से डील करेंगे हम। ठीक है, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, नोट्स को रिवाइज करना है। ठीक है, और क्वेश्चंस ट्राई करने, पीवाईक्यूज आप ट्राई कर सकते हैं जेई के और नीट के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कॉन्टेक्ट कर लेगी। ठीक है बेटा, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है आपके पास, हम देखेंगे कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और आपके पास में न्यूट्रॉन्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर किसी भी स्पीशीज के ऊपर चार्ज आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। और उस पर भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे मोल के ऊपर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वैसे वहां से भी काफी टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं, और हर एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, और फिर मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस दूंगी। क्लियर है इतनी सी बात। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।
और बने रहिएगा कीमोपीडिया IITR के साथ। ऐसे ही बहुत बेहतरीन लेक्चर्स आपको मिलते जाएंगे और सिलेबस हम टाइम से पूरा कर लेंगे।